सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू जेईई मेंस 2019 के 11th जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ग्राफ। ये मेरा ग्राफ है। यहाँ ये नहीं दिया हुआ हमें कि y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, पर यहाँ दिखाया गया क्या है हमें कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो तुम्हारी r के साथ उसका वेरिएशन कैसा है। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है जो ये क्वांटिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r या r स्क्वायर या r क्यूब इस टाइप का रिलेशन फॉलो करती है। तो यहाँ पे अगर हम इन सभी क्वांटिटीज के ग्राफ बनाने जाएं स्टूडेंट्स, तो मेरा पहला ग्राफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल। हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल इनसाइड अ शेल का ग्राफ देखा जाए तो इनसाइड अ शेल पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट हमारा किस तरह से होता है ना? पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इनसाइड द शेल भी होगा। मतलब के क्यू बाय यहाँ पे होता है आर, ठीक है, कैपिटल आर हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा। और फिर रिलेशन आउटसाइड में क्या होता है? आउटसाइड में पोटेंशियल के क्यू बाय आर स्क्वायर है ना, आर रिलेशन को फॉलो करता है। तो ये ग्राफ देखा जा रहा है, ये ग्राफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल शेल है, ठीक है। अगर मैं बोलता सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर ग्राफ बनाने जाऊं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर के लिए रिलेशन ये रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे सरफेस पे के क्यू बाय आर रिलेशन रहेगा। और हम जानते हैं सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 3/2 के क्यू बाय क्या लिख सकते हैं? आर, ठीक है। तो वहां पे जो रिलेशन आता है पोटेंशियल फॉर अ सॉलिड स्फीयर वो होता है के क्यू बाय 2r क्यूब। मैं अगर इनसाइड की बात करूं, इनसाइड में फॉर्मूला होता है के क्यू बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो स्मॉल r स्क्वायर के साथ रिलेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक का। तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, माइनस r स्क्वायर है तो डाउनवर्ड्स ग्राफ खुलेगा। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता है सॉलिड स्फीयर में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेरिकल शेल का ग्राफ कैसा बनेगा? शेल मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हो जाएगी 0 और फिर आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। अगर मैं सी का ग्राफ बनाता स्टूडेंट, तो सी का ग्राफ कैसा बनता? सी का ग्राफ इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इज इक्वल टू के क्यू आर बाय आर क्यूब, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और आउटसाइड जो होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे ये E वर्सेस आर का ग्राफ, ये हो गया शेल के लिए E वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो ये ग्राफ बोला गया है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ स्टूडेंट? ए ऑप्शन। तो ये है हमारा सॉल्यूशन इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले ले स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू 500 वोल्ट्स enters a transverse uniform magnetic field of magnitude 100 millitesla. The radius of circular path described by electron is nearly. देखिए हम क्या जानते हैं? रेडियस का फॉर्मूला mb/qb। ट्रांसवर्स मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में घूमेगा उसका रेडियस हम बोल सकते हैं mb/qb, या फिर इसे कह सकते हैं p/qb। ये मेरा एक और रिलेशन लिखा जा सकता है √2m डिवाइडेड बाय qb। और इसको क्योंकि यहाँ पे हमें पोटेंशियल गिवन है 500 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया इसे स्टूडेंट, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं √2m qv डिवाइडेड बाय q इंटू v। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला गया है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पोटेंशियल बोला गया है हमें 500 वोल्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू
मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास 100 मिली टेस्ला, मिली मतलब -3 लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स हमें, तो हम बोल सकते हैं ये रिलेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखते हैं ये 100 और 10 पावर -3 बन के मेरे पास आ जाएगा 10 पावर -1, ठीक है, और 10 पावर -1 ऊपर आएगा तो क्या बन गया 10 पावर +1 दैट इज 10, और ये रूट अंडर इस 1.6 को काटेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर में तो एक रूट बन जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 का, और ऊपर बचेगा 2 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg इंटू 500। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 10 रूट अंडर में यहाँ पे क्या बनता दिख रहा है, ये 9.1 डिवाइडेड बाय 1.6, 9.1 बाय 1.6 इंटू यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा आ गया 2 इंटू 500 1000 10 पावर 3, और ये आ जाएगा -12 10 पावर 3 के साथ कितना हो गया -12 प्लस 10 पावर 3 माइनस क्या आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स -9 आ गया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 10 से मल्टीप्लाई तो 91 हो गया डिवाइडेड बाय 1.6, और 10 से यहाँ पे डिवाइड हो गया तो -10 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 10 पावर -10 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -5 हो गया। ठीक है, और 10 रेज़ टू पावर -5 10 के साथ क्या हो गया 10 रेज़ टू पावर -4, और 91 बाय 1.6, ठीक है 91 बाय 1.6 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, हम जानते हैं 16 5 जा कितना होता है हमारा, 16 5 जा 80 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मतलब 50 पॉइंट समथिंग आएगा, 50 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 7.54 है इनटू, मुझे बस ऑर्डर से मतलब है 10 पावर -4 मीटर, तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले। 3 है मेरे पास, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, The change in velocity when the object is moved through an angle of 60 degree। तो हम बात कर रहे हैं एक सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, किस स्पीड से बोला गया है ना, वो स्पीड हम सपोज कर लीजिए v मानते हैं, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन circular path, the change in velocity when the object is moved through an angle of 60 degree। तो जब ये ऑब्जेक्ट 60 डिग्री से मूव कर जाता है, मतलब यहाँ सेंटर पे एंगल अगर 60 डिग्री हो जाता है, तो हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी का चेंज मैग्नीट्यूड कितना आता है, तो इसका हम डायरेक्ट ट्रिक जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो होगा 2v sin थीटा बाय 2, और यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा v sin 2v sin 60/2 इज 30, तो ये कितना आ गया v, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड कितनी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे अप्रोच से बोलूं, तो अभी ये ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इनिशियल स्पीड कितनी है 10 i कैप है। फाइनल अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में अगर बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, तो फाइनल वेलोसिटी हम बोल सकते हैं ये एंगल मेरे पास कितना है 90, ये 60, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको रिजॉल्व किया जा रहा है, ये कंपोनेंट आ गया स्टूडेंट हमारे पास v का cos 60, और ये कंपोनेंट आ गया हमारे पास v का sin 60। तो हम इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v इज 10 cos 60 का i कैप प्लस क्या लिख दिया हमने स्टूडेंट 10 sin 60 का हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स j कैप। अब cos 60 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2 दैट इज 5 i कैप प्लस sin 60 होता है √3/2, 2 10 को काटते हुए 5√3 j कैप। अब मुझे क्या पता करना है, चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 - 10 क्या हो जाएगा -5i कैप प्लस 5√3 का j कैप। अब हमें क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी,
का मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाऊं दैट इज इक्वल टू रूट अंडर -5 स्क्वायर प्लस क्या लिख दिए स्टूडेंट्स 5√3 होल स्क्वायर। तो ये आ गया 25 प्लस 25 इंटू 3 75 विच इज 100 रूट अंडर विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg ड्रॉप्ड ऑन अ स्प्रिंग मास सिस्टम block travels 100 meter in air before striking the 3 kg mass. Calculate maximum compression in the spring if both the blocks move together after collision. हम क्या जानते हैं ये 1 kg जस्ट कोलिजन से पहले इस 1 kg की स्पीड कितनी होगी हम क्या बोल सकते हैं v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। ठीक है फ्री फॉल कर रही एक बॉडी तो इनिशियल स्पीड 0 v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से करेंगे तो ये रूट 2gh g की वैल्यू 10 और हाइट कितना है 100 मीटर। तो कोलिजन से जस्ट पहले हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू रूट 20 10 रूट 20 और 10 रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 इंटू 5 तो ये बन गया 4 का रूट आ गया 2 तो 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड से ये इस पे फॉल करेगा और फॉल जैसे ही करा उसके बाद क्या होगा दोनों ब्लॉक में कोलिजन होगा तो ये 20 रूट 5 से इसको हिट करेगा और ये फिर पूरा सिस्टम क्या होगा साथ में मूव करेगा। ठीक है तो ये पूरा सिस्टम अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से बात करूं तो पी आई इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट पी एफ। तो 1 kg का मोमेंटम क्या हो गया 1 इंटू 20 रूट 5 इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया 4 kg इंटू क्या लिख दिया हमने v। ठीक है और ये v कौन सी पोजीशन के है जब ये पार्टिकल जो है किस पोजीशन में ये पूरा सिस्टम मेन पोजीशन में। ठीक है तो यहाँ से स्पीड कितनी निकल के आ गई इज इक्वल टू 5 रूट अंडर 5। ठीक है और फिर हम क्या बोल सकते हैं फिर ये पूरा सिस्टम जो होगा यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होती है पार्टिकल के पास मेन पोजीशन में हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और ये मैक्सिमम वेलोसिटी मेन पोजीशन में कितनी होती है इज इक्वल टू ओमेगा ए। तो यहाँ से कितना मैक्सिमम कंप्रेशन कर सकता है यहाँ से Vmax इज इक्वल टू ओमेगा ए से मुझे एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो Vmax की वैल्यू हम कितना जानते हैं 5 रूट 5 और इस सिस्टम का जब ये दोनों अब साथ में मूव कर रहे हैं तो ओमेगा का वैल्यू कितना जानते हैं रूट अंडर k बाय m। तो k की वैल्यू हमारे पास दी हुई है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम कितना है 4 इंटू क्या लिख दिया हमने यहाँ से एम्पलीट्यूड लिख दिया। ठीक है तो यहाँ से क्या बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 5 हम इसको एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ये आ गया इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁶ इसको इस साइड ले गए और 5 रूट 5 को अंदर भेज दिया ये क्या हो गया 125 1.25 125 को 100 से कट करेगा डिवाइडेड बाय 10⁶ तो ये हो गया इज इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरा 2 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर हुआ ए। तो स्टूडेंट यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले। नंबर मेरे पास है 5। The expression of a force F is given by F is equal to alpha beta exponential minus x square by alpha kt where k is distance, k is Boltzmann constant, x is distance and t is absolute temperature। मुझसे पूछा गया है डायमेंशन ऑफ बीटा। तो बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले अल्फा का डायमेंशन निकालना होगा और अल्फा का डायमेंशन कहाँ से निकल के आएगा जो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो क्वांटिटी है हम क्या जानते हैं डायमेंशनलेस होता है एक्सपोनेंशियल लोगैरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन इन सब के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशनलेस होती है याद रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी का डायमेंशन प्लस तो हम यहाँ से अल्फा का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू टी। टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक्स इज डिस्टेंस तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल, टी इज टेम्परेचर तो टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल इज के वेयर
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम कहां से निकालेंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं K इज इक्वल टू क्या होगा? R बाय NA, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहां से निकल के आएगा। अब इसका वैल्यू हम कहां से निकालने जा सकते हैं? इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देखिएगा, R बाय NA तो एक नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? R की जगह PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं R की जगह आ जाएगा PV बाय N इंटू T इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट? ये बन गया N जो मोल है दैट इज इक्वल टू N बाय NA इंटू T इंटू NA। अब यहाँ से NA से NA कैंसिल हो गया, ये बन गया PV बाय N इंटू T। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? वर्क का डायमेंशन हम जानते हैं स्टूडेंट, mL2T-2 नंबर डायमेंशनलेस T टेम्परेचर इसके। तो यहाँ से आ गया हमारे पास mL2T-2 K-1 पुट कर दिया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन रखते हुए स्टूडेंट इज इक्वल टू mL2T-2 K-1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास K से K-1 गया, एक L स्क्वायर, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर गया मेरे पास। तो ये स्टूडेंट आ गया m-1 T+2। ये तो अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब इस अल्फा के डायमेंशन से बीटा का आएगा, ये तो पूरा डायमेंशनलेस, f इज इक्वल टू अल्फा बीटा डायमेंशनली। तो यहाँ से बीटा का डायमेंशन पूछा था विच इज इक्वल टू f बाई अल्फा। f क्या होता है? mL2 डिवाइडेड बाई अल्फा का डायमेंशन हम कितना बोल रहे हैं? m-1 T+2। यह आ गया हमारे पास स्टूडेंट m2LT पावर -4। तो m2LT पावर -4 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है मेरे पास। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप P and Q are approximately equal. Initially R equal to 400 ohm. At balancing condition, when P and Q are interchanged, the bridge is balanced for R equal to आपका 405 ohm. The value of X is, हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? इनिशियली P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, और बैलेंसिंग कंडीशन कब होती है? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? P बाय R बैलेंस हुआ है आपका 400 ओम के लिए, तो 400 इज इक्वल टू आपका Q बाय क्या निकल के आ गया स्टूडेंट्स? X। अब जब आपने इंटरचेंज कर दिया, Q यहाँ रख दिया, P यहाँ रख दिया, तो उस केस में मेरा हो गया Q बाय, तो ये R की वैल्यू हो गया हमारे पास 405 इज इक्वल टू P बाय क्या निकल के आ गया मेरे पास? X। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? P बाई Q की वैल्यू हमने निकाल ली विच इज इक्वल टू 400 बाई X, और यहाँ से हमने P बाई Q की वैल्यू निकाल ली इज इक्वल टू X बाई 405। इन दोनों को इक्वेट किया, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 400 बाई X इज इक्वल टू X बाई 405। देयरफॉर X स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू क्या लिख दिया? 405। तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 400 इंटू 405। 400 का स्क्वायर रूट तो 20, रूट अंडर क्या आ गया? 405। और 405 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, और निकाल के आपका ऑप्शन नंबर आएगा, देखते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 402.5 ओम विच इज योर ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। 50 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है 50 ग्राम वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, और कितने डिग्री सेल्सियस पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इज मिक्सड विद आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, और ये आइस है मेरे पास, ठीक है। आइस लेट्स से m ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, m kg का पड़ा हुआ है, m ग्राम का, कितने टेम्परेचर पे? एट -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड 20 ग्राम आइस रिमेन्स अनचेंज्ड,
ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले ये जो होगा आपका सिस्टम किस में कन्वर्ट होगा, आइस एट m ग्राम से कन्वर्ट होगा आइस एट m ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो होगा उतना हीट इसने क्या किया होगा, रिलीज किया होगा, ताकि इसको स्टेट से स्टेट ला पाए। तो ये पूरा का पूरा वाटर जो होगा, वाटर किस में कन्वर्ट हुआ होगा, मेरा वाटर कन्वर्ट हुआ होगा एट 40 डिग्री सेल्सियस से ये 50 ग्राम का 50 ग्राम वाटर कन्वर्ट हुआ होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा m ग्राम नहीं कन्वर्ट हुआ बोला जा रहा है, यहाँ बोला गया है 20 ग्राम जो आइस है वो बच गया, 20 ग्राम आइस बच गया। मतलब यहाँ पे m-20 है ना, मास किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस आइस का कितना मास चला गया, m-20 ग्राम जो है वो कन्वर्ट होने चला गया आपका वाटर में। ठीक है। और है ना, वाटर में कन्वर्ट होने चला गया। तो अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, फाइनल मिक्सचर की, तो m-20 प्लस 50, मतलब अब मिक्सचर में m प्लस 30 ग्राम तो आपके पास वाटर होगा और 20 ग्राम आपके पास मिक्सचर में क्या कंटेन होगा, आपके पास आइस होगा। और मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा 50 ग्राम से, वो पूरा का पूरा एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में इतने को यूज किया गया होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आने में कितना हीट लूज हुआ स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हीट लॉस। जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट का फॉर्मूला Q1 हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ms डेल्टा टी करते हुए। ठीक है। और यहां से यहां क्या होगा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, जब टेम्परेचर चेंज होता है। और जब स्टेट चेंज होता है तो ये Q2 बोल दिया और ये Q3 बोल दिया, ये कितना हो जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन m इंटू LF। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इनके स्पेसिफिक हीट्स, इनकी वैल्यूज। तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगा मेरे पास, मास कितना है 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट वाटर की हम जानते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हम 1 कैलोरी में काम कर रहे हैं और ये सारा ग्राम में है ही मेरे पास। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। और चेंज कितना हुआ, टेम्परेचर 40 का चेंज हुआ स्टूडेंट्स आपके पास। तो 50 इंटू 40 आ गया 2000 कैलोरी करते हुए। ठीक है। तो इतना हीट यहाँ से यहाँ जाने के दौरान रिलीज हुआ है, 2000 कैलोरी। और ये 2000 कैलोरी कहाँ यूज हुआ है, इस आइस को -20 से 0 ले जाने में, पूरी की पूरी आइस को। तो हम लिख सकते हैं Q2 की वैल्यू क्या हुई है आपके पास m, और स्पेसिफिक हीट आपकी आइस की होती है हाफ ऑफ दैट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 20, दैट इज इक्वल टू 10 m कैलोरी। तो यहाँ पे कितना हीट यूज हो गया, उसका 10 m कैलोरी हीट यूज हो गया उस 2000 कैलोरी का। और उसमें से बस कितना हीट यूज हुआ आपका टू चेंज द स्टेट, उसमें से m-20 के करस्पॉन्डिंग हीट यूज हो रहा है। m-20 बस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है उसमें जाके। तो m-20 इंटू आपका क्या लिख सकते हैं, इसका होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट 80 इंटू m-20 करते हुए। अब इन Q1 हम क्या बोल सकते हैं, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इज इक्वल टू 2000 कैलोरी, और Q2 कितना है, इज इक्वल टू 10m, एंड Q3 कितना है 80 इंटू m-20। यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास 10m प्लस 80m माइनस 1600 इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे लेके आए तो बन गया 3600 इज इक्वल टू 90m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो कितना आइस इनिशियली मिक्सचर में था हमारे पास, 40 ग्राम आइस इनिशियली मिक्सचर में था स्टूडेंट। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गए हैं।
क्वेश्चन 8 है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 वाट पर मीटर स्क्वायर एंटर्स इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम and the ratio of magnetic field in the second medium to first medium. बस E by B का रेशियो क्या लिख सकता हूँ V which is equal to C by N. और कोई भी मीडियम अगर चेंज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी E नॉट बाय K कैपिटल K मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घटनी है। तो किस किस ऑप्शन में घट रही है इसमें 1/√10 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। तो मैं बोल रहा हूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/√10 टाइम्स घट रही है तो यहाँ पे C by N तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा कि B कितना होना चाहिए ताकि वही रिजल्ट आ जाए मेरे पास। तो ये रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे हम देख सकते हैं ये √n इंटू बी नॉट जब हो जाएगा √n इंटू बी नॉट ई नॉट इज इक्वल टू C by N हो जाएगा। तो और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये √10 पड़ा हुआ है तो ये बन गया E नॉट बाई बी नॉट इंटू 1/n इक्वल टू C by N। और हम जानते हैं वैक्यूम मीडियम के लिए E नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू C। तो ये क्या बन गया हमारे पास C by N इक्वल टू C by N। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो E नॉट बाई √10 हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड √10 टाइम्स B नॉट हो जाए। तो देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारे पास सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट अ हाइट फ्रॉम surface of earth h height then change in velocity for the satellite to escape the gravitational field of earth। अगर सैटेलाइट किसी h height पे रिवॉल्व कर रही है तो उसका आप रिजल्ट क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम कितना जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है हमारी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू √g r। ठीक है और एस्केप वेलोसिटी हमारी होती है अगर देखा जाए फॉर हाइट लेस देन वेरी लेस देन r। ये रिजल्ट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितना वेलोसिटी चेंज करना होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड क्या बोल सकते हैं इज इक्वल टू एस्केप माइनस ऑर्बिटल। एस्केप वाली वेलोसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं √2gr माइनस √g r विच इज योर ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स बी। तो स्टूडेंट यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इन द गिवन एलआर सर्किट स्विच S1 इज इनिशियली क्लोज्ड। पहले इसे क्लोज किया तो जब इसको मैंने क्लोज किया तो उस टाइम पे इस S2 को ओपन रखा तो इसका कोई रोल नहीं। अब ये जब क्लोज हो गया तो ये सर्किट रोल में है तो ERL तो ये ग्राफ किसका बनेगा ग्रोथ का। तो ग्रोथ ऑफ करंट का मेरा इक्वेशन क्या होता है I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e का पावर माइनस t बाई टाउ। तो ग्राफ कैसा बनेगा एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाला ग्राफ। हम बोल सकते हैं कि कुछ इस टाइप से जाके फिर कांस्टेंट होना है। ठीक है और फिर अगले पार्ट में बोला है एट एनी टाइम t इक्वल टू टी नॉट। लेट्स से कोई एक टाइम होगा जब ये मैक्सिमम पहुंच रहा ही होगा तो उस टाइम पे क्या कर दिया गया यहाँ पे बोला गया है स्विच S1 इज ओपन्ड। इसको ओपन कर दिया S2 इज क्लोज। तो जब ये ओपन हो गया तो इसका कोई रोल नहीं। अब ये डिके वाला इक्वेशन जाएगा तो यहाँ पे डिके का इक्वेशन क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट e का पावर माइनस t बाई टाउ। तो डिके वाला ग्राफ कैसा बनता है हमारा कुछ इस तरह से। तो हम बोल सकते हैं किसी टाइम t पे पहुंच के अब डिके वाला सिस्टम हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली पहले ग्रो हो फिर एक्सपोनेंशियली ही डिके हो। तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे भी देखे यहाँ एक्सपोनेंशियली डिके जहाँ लीनियर आ जाए वो काम नहीं होगा। ये ग्रोथ का कर्व कुछ इस तरह से ना होके इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ वाला पार्ट दिख रहा है और एक्सपोनेंशियली मेरा डिके भी होता दिख रहा है। तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे बोला गया है चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज -30 माइक्रोकूलम। फाइंड द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा ये पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ बोल सकते हैं ये जो बैटरी कनेक्ट किया होगा सपोज करिए है ना यहाँ से बैटरी जो कनेक्ट किया होगा उसमें से मैं बोल सकता हूँ यहाँ से देखते हुए कि इस पे प्लेट पे अगर माइनस आया है मतलब हम बोल सकते हैं कि चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा होगा।
तो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा होगा, जिस वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे चार्ज क्या गया होगा, मेरा प्लस गया होगा। तो ये जो प्लस चार्ज गया है, ये प्लस चार्ज यहाँ से कितना चार्ज निकला है, सीरीज में है, ठीक है। ये जितना चार्ज यहाँ से हुआ है उतना इन दोनों में पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और इसमें सीरीज गया होगा। और यहाँ कितना गया होगा, 30 माइक्रोकूलम, जिसमें यहाँ प्लस 30 चढ़ा होगा और यहाँ मेरा माइनस 30 चढ़ा होगा। तो ऑप्शन आपका प्लस वाला, या तो बी या तो सी। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ ये देखना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो Q1 by Q2 का रेशियो मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू C1 by C2। तो मुझे पता करना है ऊपर कितना चार्ज गया स्टूडेंट्स। तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर मेरा लेट से अगर x गया है तो नीचे चार्ज कितना गया है, इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल दोनों पे सेम कर दे तो पोटेंशियल कितना होगा, Q by C। तो ऊपर के लिए हम लिख सकते हैं x by 6 इज इक्वल टू Q by C कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। Q by C इज इक्वल टू V विच इज कांस्टेंट। तो x by 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x is equal to 180 minus 6x, therefore 10x is equal to 180, x is equal to 18 माइक्रोकूलम। तो हम बोल सकते हैं राइट प्लेट पे कितना चार्ज चढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, मेरा प्लस 18 माइक्रोकूलम करते हुए। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगला ग्राफिकल क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। तो क्वेश्चन है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वर्सेस वेवलेंथ लैम्डा फॉर अ ग्राफ। म्यू वर्सेस वेवलेंथ का आपका ग्राफ कैसा है, म्यू वेवलेंथ का। हम जानते हैं कि वेवलेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ एक क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, लैम्डा म्यू इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ घटेगा, हम जानते हैं। द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस वेवलेंथ, ये ध्यान दीजिए, ये प्रिज्म के लिए बात हो रही है। तो प्रिज्म के लिए डेविएशन एंगल का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं डेविएशन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। एंड यहाँ पे डेविएशन वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ की बात करनी है स्टूडेंट, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वेवलेंथ क्या होगा, मेरा घटेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा डेविएशन एंगल घटेगा। तो इसका बेस्ट ग्राफ कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट आपको, ए, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ने पे डेविएशन बढ़ रहा है, यहाँ वेवलेंथ बढ़ने पे डेविएशन बढ़ रहा है, और यहाँ पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो बेस्ट आंसर आपका ये रहा स्टूडेंट। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। है if 3 point charges Q, Q and capital Q are placed at vertices of right angled isosceles triangle, that is isosceles। तो ये A और ये डिस्टेंस हो गया √2a। और यहाँ लिखा है if system has total electrostatic potential energy of the system is 0, Q का कैपिटल Q का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, तो टोटल के पेयर कितने बनेंगे, फॉर्मूला होता है n(n-1/2)। तो टोटल 3 पेयर बनेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए। वो 3 पेयर क्या होंगे, इसका Q1 Q2 Q2 Q3 एंड Q3 Q1। तो मैं लिख सकता हूँ KQQ डिवाइडेड बाई A, KQ1 Q2 बाय R होता है। इस QQ के बीच में कितना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू KQQ डिवाइडेड बाई A, एंड इसके बीच कितना लिख सकते हैं, KQQ डिवाइडेड बाई √2a। और इसको किसके बराबर बोला जा रहा है, 0। यहाँ पे क्या कॉमन निकाल के काट सकते हैं, k बाय k स्मॉल q a कॉमन निकाल के काट दिया। तो यहाँ बचा q, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास स्टूडेंट, एक स्मॉल q, और यहाँ कितना बचेगा, प्लस मेरे पास यहाँ बचेगा q बाय √2 बराबर 0। तो मैं इस q को उस साइड ले गया, यहाँ हो गया q इंटू 1 प्लस 1 बाय √2 इज इक्वल टू माइनस q। यहाँ से हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं माइनस √2q डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। ये जो आंसर है आपका माइनस √2q डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर है स्टूडेंट्स आपका बी। तो स्टूडेंट अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।